वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन दी प्राइमरी मार्केट, जिसमें हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में टोटल में 3 मेथड देख लिए हैं जिससे कि आप न्यू सिक्योरिटीज़ को मार्केट में फ्लोट करवा सकते हैं। जो हमारे लास्ट के 2 मेथड्स हैं आज हम वो देखेंगे। इसके बाद ये टॉपिक आपका एंड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं जो हमारा 4th मेथड है फ्लोटेशन का न्यू सिक्योरिटीज़ का मार्केट में, उसका नाम है राइट इशू। और ये उन्हीं कंपनीज के लिए अवेलेबल है जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये उन कंपनीज पे लगता है मेथड जो पुरानी कंपनियां हैं, पुरानी हो चुकी हैं, जो पहले मार्केट में सिक्योरिटीज इशू कर चुकी हैं। इतनी बात क्लियर हुई। तो राइट इशू सिर्फ एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए लगता है, न्यू कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होता है। अब ये राइट इशू है क्या? राइट इशू ये है, राइट का मतलब क्या होता है? हक। तो एक तरीके से यहाँ पर हक मांगा जा रहा है। कौन मांग रहे हैं हक? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने कंपनी में पहले से पैसे लगा रखे हैं, वो अपना हक मांगते हैं। यहाँ पर क्या हक मांगते हैं कि कंपनी कभी भी फ्यूचर में दोबारा से मार्केट में सिक्योरिटी इशू करेगी फंड रेज करने के लिए, तो सबसे पहले ऑफर हमें करेगी, बाद में जनरल पब्लिक को करेगी। इसका मतलब एक एग्जांपल से अगर समझें तो सपोज कंपनी को आज 1 करोड़ रुपए चाहिए। जब कंपनी स्टार्ट हुई तो कंपनी ने 1 लाख शेयर 100 रुपए के मार्केट में इशू कर दिए। कंपनी को 1 करोड़ रुपए आ गया। कंपनी ने उससे काम चलाया। कंपनी को 4 साल हो गए हैं बाजार में। अब कंपनी को 1 करोड़ रुपए और चाहिए, तो कंपनी ने वही 1 लाख शेयर इशू करे 100 रुपए के कि हम मार्केट में इशू करेंगे, 1 करोड़ रुपए आ जाएगा। तो यहाँ पर कंपनी राइट इशू के हिसाब से पहले न्यू शेयर होल्डर को नहीं पूछेगी। कंपनी को फंड ही चाहिए ना, मेन मकसद क्या है? फंड लाना। तो आप जो पहले जिन्होंने 1 करोड़ रुपए के शेयर आपसे खरीदे थे, भले वो 10,000 लोग हैं, 20,000 लोग हैं, 1 लाख लोग हैं, आप पहले उनको पूछिए कि सर अगर आपके पास फंड है, क्योंकि आप हमारे पुराने शेयर होल्डर हैं, पुराने मालिक हैं, तो अगर आपके पास फंड है तो आप खरीद लीजिए, हमें फंड दे दीजिए। हम न्यू शेयर होल्डर को, हमें पब्लिक को बेचने की जरूरत ही क्या है? हम नए मालिकों को बुलाएंगे ही नहीं, क्योंकि जो कंपनी की सिक्योरिटी यानी शेयर खरीद लेता है, जो कंपनी के शेयर खरीद लेता है, वो कंपनी का मालिक बन जाता है। और अगर कंपनी यहाँ जनरल पब्लिक को बेचती है तो और मालिक जुड़ जाएंगे, और इससे नुकसान किसको है? जो पुराने मालिक हैं उनको। तो इसीलिए एक राइट दिया गया है कि कंपनी जब भी सिक्योरिटी दोबारा से इशू करेगी तो पहले पुराने वालों को पूछेगी। जब वो सेटिस्फाई हो जाए कि अब इससे ज़्यादा हम नहीं लगा सकते, तो पब्लिक के पास जा सकती है, अदरवाइज नहीं जा सकती। तो आइए देखते हैं क्या है राइट इशू। क्या है? इट इज़ मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब क्या है? कंपलसरी फॉर कंपनीज अंडर द कंपनी एक्ट 2013। मतलब राइट इशू कंपलसरी है एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए। पहले उन्हें राइट इशू करना पड़ेगा, उसके बाद के जो आपने प्रीवियस 3 मेथड पढ़े हैं उसके बाद एप्लीकेबल होंगे, पहले यही एप्लीकेबल होगा। मैंडेटरी है कंपनी एक्ट के हिसाब से। इट इज़ अ प्री एम्प्टिव राइट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का कन्फर्म राइट है, हक है। क्या है? उनका हक है। किनका हक है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का। कैसे? कंपनी जब भी न्यू इशू करेगी सिक्योरिटीज का, शेयर का, तो सबसे पहले वो किसको ऑफर करेगी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। सबसे पहले किसको ऑफर करेगी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, जो उसके पुराने मालिक हैं, कि अगर आप खरीद सकते हो तो आप खरीद लो। अगर वो मना कर दें, या वो सपोज कि आपने 1 लाख शेयर इशू करे, वो सिर्फ 50,000 ही खरीद रहे हैं, बाकी के 50,000 बच गए, तो उसके बाद आप सेकेंडली वो सिक्योरिटीज न्यू शेयर होल्डर को दे सकते हैं। मगर पहली प्रेफरेंस हमेशा इनको रहेगी। यही इनका प्रीएम्प्टिव राइट है कि फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की होगी, कि पहले इनको बेचो फिर इनको। क्लियर हो गया? इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज, इवन कंपनी एक्ट नहीं खाली कि कंपनी एक्ट 2013 में लिखा है तो ही फॉलो कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज जहां पर सेकेंड हैंड सिक्योरिटी सेल परचेस होती हैं, ऑल्सो डज नॉट अलाउ कंपनी टू गो फॉर न्यू इशू डायरेक्टली
टू न्यू शेयर होल्डर विदाउट प्रोवाइडिंग प्रीएम्प्टिव राइट टू दी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। स्टॉक एक्सचेंज भी अलाउ नहीं करता कंपनी को कि आप न्यू सिक्योरिटीज डायरेक्टली न्यू शेयर होल्डर को बेच दें और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उसका प्रीएम्प्टिव राइट भी ना दें। वो भी पहले यही कहता है, पहले पुराने वालों को पूछो फिर नए वालों को पूछना, पहले मगर पुराने वालों को पूछो। क्लियर होगी इतनी बात। एंड लास्ट, इफ दिस हैपन, अगर कंपनी ने जानबूझकर पुराने को ना पूछकर नए वालों को बेच दिया, इफ दिस हैपन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर में लूज देयर कंट्रोल, उनका कंट्रोल छिन जाएगा। कैसे छिनेगा? आप ऐसे समझिए कि कंपनी में इंडियन रूल्स के हिसाब से जो कंपनी में जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं चलती उसकी है। क्यों ऐसे चलती उसकी कैसे है? क्योंकि जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर होंगे वो शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है और वो डायरेक्टर फिर किसकी सुनेगा? उसी की सुनेगा। तो अल्टीमेटली चलती उसकी है जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स हो। अब सपोज कि पहले कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे थे, उसमें सबसे ज़्यादा शेयर 20,000 एक पर्सन के पास थे जिसका नाम था राम। तो चलती किसकी थी? राम की। अब कंपनी ने 1 लाख शेयर्स पुरानों को ना देके सीधा नए को दे दिए। उसमें से एक पर्सन है जिसका नाम है श्याम, उसने 30,000 शेयर्स खरीद लिए। अब ज़्यादा शेयर्स किसके पास है? श्याम के पास, जो नया आया है। जबकि जो पुराना राम है, जो इतने सालों से कंपनी में काम कर रहा है, मालिक है कंपनी का, उसके पास कम है, श्याम के पास ज़्यादा है। और रूल्स के हिसाब से जिसके पास ज़्यादा शेयर्स होते हैं चलती उसकी है। तो अब चलेगी किसकी? श्याम की। तो वो तो बैठे बैठा ही उसका लॉस छिन गया, उसका कंट्रोल ही चला गया, क्योंकि अब तो श्याम की चलनी है। तो इसीलिए कंपनी को पहले हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछना चाहिए। अब यहाँ पर अगर राम मना कर देता कि आप पब्लिक को दे दो तो दे सकते हैं, मगर अगर राम कहता नहीं मैं 20,000 शेयर इसमें से और खरीद लूँगा, तो आप पहले उसको। ये इसीलिए ताकि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपना मालिकाना हक ना खो बैठे। कहीं ऐसा ना हो कि नया शेयर होल्डर आ जाए और वो अपना पुराना वाला मालिकाना हक खो बैठे। तो इसीलिए कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से राइट इशू कंपलसरी है फॉर दोज कंपनी हु आर एग्जिस्टिंग इन द मार्केट। न्यू कंपनी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए बोल रहा हूँ। एग्जिस्टिंग कंपनी कभी भी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज इशू करेगी तो सबसे पहले वो पूछेगी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, क्योंकि ये उनका हक है। ये उनका क्या है? हक है। वो बोल सकते हैं भाई साहब साडा हक ऐथे रख, तो वो बोल सकते हैं कि हमारा हक यहाँ रखो। तो पहले आपको उनको पूछना पड़ेगा कंपनी एक्ट के हिसाब से। इसीलिए कंपनी जब भी सिक्योरिटी इशू करेगी तो पहले उनको पूछेगी, फिर अगर वो मना कर दे तो इनके पास जाएगी, मगर पहली प्रेफरेंस इनकी रहेगी। यही उनका प्रीएम्प्टिव राइट है। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज भी मना कर देता है कि भाई साहब आप पहले पुराने शेयर होल्डर को पूछ लो, उसके बाद नए शेयर होल्डर के पास जाना। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते और गलती से आप न्यू शेयर होल्डर को दे देते हो तो जो पुराने शेयर होल्डर हैं वो अपना कंट्रोल खो सकते हैं, और कंट्रोल खोने पे वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे आपसे, और हो सकता है वही अपने इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने आप पे करी थी वो ही ना विड्रॉ कर ले। तो ऐसा ना हो नई इन्वेस्टमेंट लाने के लिए पुरानी छिन जाए आपसे। तो इसीलिए पहले पुरानों को पूछ लो। अब सर पुरानों को जो पूछेंगे तो वो किस हिसाब से शेयर खरीद सकते हैं? जितनी मर्जी हो उतने खरीद सकते हैं या कोई रेशियो है जिसमें वो शेयर खरीदेंगे? जब आप पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करोगे तो दे कैन सब्सक्राइब इन दी प्रपोर्शन, प्रपोर्शन का मतलब रेशियो ऑफ शेयर्स दे ऑलरेडी होल्ड्स। पुराने शेयर होल्डर भी उतना ही शेयर नए वाले में से ले सकते हैं जितना उनका प्रपोर्शन होगा, रेशियो होगा। इसको समझने के लिए आपको मैं थोड़ा न्यूमेरिकल से समझाता हूँ कि सपोज कंपनी के पहले मार्केट में 1 लाख शेयर्स इशू हो रखे हैं। उसमें एक पर्सन है जिसका नाम है ए, उसने पहले कंपनी के 500 शेयर खरीदे थे। कितने शेयर खरीदे थे? 500। 1 लाख में से 500 शेयर उसके पास है। अब कंपनी नए शेयर और इशू करना चाह रही है, वो भी 1 लाख ही। अब प्रीएम्प्टिव राइट के हिसाब से कंपनी को पहले किसको पूछना पड़ेगा? पुराने शेयर होल्डर्स को। अब पुराना शेयर होल्डर जो ए है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने खरीद सकता है? 500। 500 से ज़्यादा वो अभी भी नहीं खरीद सकता।
क्योंकि जितना उसका रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से मिलता है, जितना आपका प्रीवियस रेशियो उसके हिसाब से ही आपको मिलेगा। ऐसा क्यों? वो क्यों नहीं ज़्यादा खरीद सकता? वो तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। वो इसीलिए कि अगर इसने ज़्यादा खरीद लिए तो हो सकता है जो एग्जिस्टिंग आपके शेयर होल्डर्स हैं उनमें कन्फ्लिक्ट ना आ जाए। कैसे? सपोज इससे ज़्यादा शेयर, ये सेकंड हाईएस्ट शेयर है जिसके पास है 500, इससे ज़्यादा एक पर्सन के पास शेयर है, उसके पास 1000 शेयर है, चलती कंपनी में उसकी है। अगर ये उससे ज़्यादा शेयर खरीद ले तो अब चलेगी किसकी? इसकी। तो फिर वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा। इसीलिए जो कंपनी जब न्यू इशू करती है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उसी रेशियो में, उसी प्रोपोर्शन में शेयर्स अलॉट करती है जिसमें उसके पुराने थे। अगर सपोज यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, कंपनी अगर यहाँ पर 50,000 शेयर इशू करती, कितने इशू करती? 50,000। तो 50,000 में से ये कितने ले सकता था? 250। कितने ले सकता था? 250 ले सकता था। इसके रेशियो के हिसाब से ये नए उसमें सिर्फ 250 ले सकता है, आधा ही ले सकता है। और अगर यहाँ पर कंपनी 2 लाख शेयर इशू करती तो ये 1000 ले सकता था, क्योंकि 1 लाख में 500 ले रहा है तो 2 लाख में कितने ले सकता है? 1000 ले सकता है। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो भी उसी प्रोपोर्शन में लेंगे जो उनकी प्रीवियस होल्डिंग है, ना कि उससे ज़्यादा ले सकते हैं। कम चाहे तो कम ले सकते हैं मगर ज़्यादा नहीं ले सकते। तो राइट इशू समझ आया? राइट इशू सिर्फ एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए होता है। जब भी कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी न्यू सिक्योरिटी मार्केट में इशू करेगी तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूछेगी, उसके बाद अगर वो कम लेते हैं या नहीं लेते हैं उसके बाद न्यू शेयर होल्डर्स के पास जाएगी। ठीक? और ये उनका प्रीएम्प्टिव राइट है, आपको पहले देना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो कंट्रोल छिन सकता है उनका। यहाँ पर एक और बात कि एग्जिस्टिंग कंपनी पहले राइट इशू करेगी। सपोज राइट इशू में 1 लाख शेयर्स में से 50,000 एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने ले लिए, अब 50,000 बचे, तो उसके लिए वो जो आपको प्रीवियस क्लासेस में 3 मेथड पढ़ाए थे, पब्लिक इशू टू प्रोस्पेक्टस है, ऑफर फॉर सेल है, प्राइवेट प्लेसमेंट है, कंपनी यहाँ पर बाकी के 50,000 शेयर इशू करने के लिए उन मेथड का यूज कर सकती है। क्लियर हो गया? तो राइट इशू पहले एग्जिस्टिंग को फिर बाद वालों को। क्लियर हो गई थी बात? अब आता है हमारा लास्ट वाला कौन सा है? लास्ट है EIPOs। लास्ट मेथड है EIPO। वर्ड से क्लियर हो रहा है, ई लिखा है तो इलेक्ट्रॉनिक होगा और IPO का मतलब आपको बताया था इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है? कंपनी जब पहली बार मार्केट में सिक्योरिटी इशू करने जा रही है तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है। जब आपने फर्स्ट मेथड पढ़ा था तो वहाँ पर आप इनविटेशन कार्ड छपवाते थे, वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करवाते थे, फिर वो जाके इंटरेस्ट दिखाती थी, तब आपके शेयर लेती थी। यहाँ पर आप मैनुअली जाने की बजाय आप इलेक्ट्रॉनिकली भी अपने शेयर्स सेल कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको कपड़े लेने हैं तो आप दुकान पे भी जा सकते हो, और आपके मोबाइल में शॉपिंग ऐप है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। सेम ऐसे यहाँ पर भी है कि चाहे तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू बेच लें, वरना इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर इलेक्ट्रॉनिकली बेच सकते हैं। ये फैसिलिटी किसने दी है इलेक्ट्रॉनिक बेचने की? ये दी है स्टॉक एक्सचेंज ने। स्टॉक एक्सचेंज किसका पार्ट है? सेकेंडरी मार्केट का। और हम क्या पढ़ रहे हैं? प्राइमरी मार्केट। मतलब सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज ने एक फैसिलिटी दे रखी है कंपनीज को कि अगर आपको न्यू सिक्योरिटी बेचनी है तो आप हमारे यहाँ आकर भी बेच सकते हो। इसका मतलब यहाँ पर एक बात और क्लियर हो गई कि जनरली सेकेंडरी मार्केट में सेकेंड हैंड सिक्योरिटी सेल परचेज होती हैं, मगर वहाँ पर न्यू सिक्योरिटी भी बेची जा सकती हैं। वहाँ पर आप न्यू सिक्योरिटी भी बेच सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, मगर सेकेंड हैंड तो बेची जा रही है, वहाँ पर न्यू भी बिक सकती है। तो यहाँ पर इतनी बात क्लियर हुई। आगे चलते हैं। अब EIPO में आप इशू कर सकते हो सिक्योरिटी थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पूरा ऑनलाइन चलता है। जितने भी सिक्योरिटीज़ की सेकेंड हैंड सेल परचेज होती है वो सब ऑनलाइन होती है, सारा काम ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, ऑनलाइन ही बेच सकते हो। तो उस ऑनलाइन सिस्टम में स्टॉक एक्सचेंज ने एक फैसिलिटी दे दी कंपनीज को कि अगर आप चाहो तो अपनी नई सिक्योरिटियां भी यहाँ से बेच सकते हो। जरूरी नहीं है हमारे यहाँ सेकेंड हैंड सिक्योरिटियां बेची जाएं, आप नई भी यहाँ से बेच सकते हो। तो स्टॉक एक्सचेंज ने सेबी के कहने पे ये फैसिलिटी दे दी ऑनलाइन सिस्टम की कि आप नए शेयर यहाँ से बेच लीजिए। अब इसके लिए कंपनी को 2 काम करने हैं। क्या?
कंपनी हैज़ टू अपॉइंट रजिस्टर्ड ब्रोकर। सबसे पहले कंपनी को एक रजिस्टर्ड ब्रोकर अपॉइंट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? मैंने आपको पहले ही बताया था, कैपिटल मार्केट में जितनी भी डीलिंग्स होती हैं सब मिडिलमैन के थ्रू होती हैं, बिना मिडिलमैन के कोई डीलिंग नहीं होगी। तो कंपनी को अगर सिक्योरिटी बेचनी है तो मिडिलमैन तो पकड़ना ही पड़ेगा, और वो मिडिलमैन रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड किससे होना चाहिए? एक तो स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड होना चाहिए, दूसरा सेबी से भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेबी और स्टॉक एक्सचेंज दोनों से रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड ब्रोकर। सबसे पहले कंपनी को वो अपॉइंट करना है। किस लिए अपॉइंट करना है? फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस एंड प्लेसिंग ऑर्डर, क्योंकि वही रजिस्टर्ड ब्रोकर ही कंपनी के बिहाफ पे एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करेगा। कि सपोज मेरी कंपनी है, मैंने स्टॉक एक्सचेंज में ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ब्रोकर पकड़ा, मैंने कहा जी मेरे को 1 लाख शेयर्स मार्केट में इशू करने हैं। अब किसी ने अप्लाई करा, उसके पास 10,000 शेयर के लिए, ठीक है। अब उसमें से 10,000 वाले को देने कितने हैं? पूरे 10,000 देने हैं, 5,000 देने हैं, 8,000 देने हैं, 6,000 देने हैं, वो हम उसके हिसाब से उसको दे देंगे। क्योंकि जब आप कंपनी अकाउंट पढ़ोगे, अकाउंटिंग जब उसकी देखोगे, तो शेयर्स में कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में एप्लीकेशन ज़्यादा हैं, आपके पास शेयर कम पड़े हैं देने वाले, मांगने वाले ज़्यादा हैं, तो आप वहाँ कम ही अलॉट करोगे उस केस में। सपोज आपके पास 1 लाख शेयर है मगर मांगने वाले 5 लाख हैं, तो आप तो दे ही नहीं सकते, आपको 1 लाख ही इशू करने हैं। तो वहाँ पर हम फिर पार्शियली देते हैं कि कुछ को दे, थोड़ा आपने 5 मांगे, 1 दे दिया, आपने 50 मांगे, हमने 10 दे दिए, ऐसे रेशियो में फिर डिवाइड करना पड़ता है। तो ये जो बंदा है ये आपके बिहाफ पर एप्लीकेशन रिसीव करेगा इन्वेस्टर से और फिर ऑर्डर प्लेस कर देगा, उनको शेयर्स मिल जाएंगे। पहला तो ये काम करना है कंपनी को। दूसरा काम, कंपनी हैज़ टू अप्लाई फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। जो सिक्योरिटीज़ कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे बेचना चाह रही है ब्रोकर के थ्रू, उन सिक्योरिटीज़ को कंपनी को लिस्टिंग करवाना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज में उसकी लिस्टिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक लिस्टिंग नहीं होगी तब तक वो सिक्योरिटीज़ उस मार्केट से नहीं बेची जा सकती। देखिए सीधी सीधी बात है, आप जब तक नाम ही नहीं लिखवाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी सिक्योरिटीज़ हैं? तो पहले सिक्योरिटीज़ की लिस्टिंग करानी पड़ेगी, तभी आप वो बिकवा सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं बिकवा सकते। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल के तौर पे आप सपोज कि आपके पास एक कार है, आप वो बेचना चाह रहे हैं, आप ऑटो डील वाले के पास गए, आपने बता दिया सर मेरी ये कार है और अगर कोई ग्राहक लगे तो मेरे को बता देना। अगर उसके पास कोई ग्राहक आएगा, कस्टमर आएगा, तो वो आपको फ़ोन कर देगा, बता देगा। अब अगर मान लीजिए आपको कार तो बेचनी है मगर आपने ऑटो डील वाले को बताया नहीं, आपने ऑटोमोबाइल वाले को कोई नहीं बताया कि नहीं सर को मैं बेचनी है, तो उसको सपने थोड़ा आ रहे हैं कि आपकी कार बिकने वाली है। सेम यहाँ पर भी है कि आपने सिक्योरिटीज़ बेचनी तो है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, मगर आपने उनसे सिक्योरिटी लिस्ट नहीं कराई, तो लिस्ट नहीं कराई तो उन्हें कैसे पता आपकी सिक्योरिटी बिकनी है? इसीलिए लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी जरूरी होता है स्टॉक एक्सचेंज पे जो आप बेचना चाह रहे हैं। मगर कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे? टोटल में 22 स्टॉक एक्सचेंज हैं। अब पहले 24 थे, कट करके 22 हो गए। 22 एक्सचेंज में से कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करानी है? जिस स्टॉक एक्सचेंज पे आपने प्रीवियसली सिक्योरिटीज ना बेची। याद रहे कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करवाएंगे? जहां पर आपने पहले सिक्योरिटीज ना बेची हो। तो स्टॉक एक्सचेंज में जो आपने लिस्टिंग कराना है ऑन एनी एक्सचेंज, 22 में से किसी भी एक्सचेंज पे करवा सकते हो आप लिस्टिंग, बट अदर देन द एक्सचेंज कंपनी हैज ऑफर्ड इट सिक्योरिटीज अर्लियर। जिस पे आपने पहले अपनी सिक्योरिटीज ऑफर कर दी थी उस पे नहीं करवा सकते, उसके अलावा किसी पे भी करवा सकते हैं। सपोज कि इससे पहले आपने 22 में से किसी एक स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी सिक्योरिटी लिस्ट करी थी, अब वहाँ से बेची थी आपने, अब वहाँ नहीं करवा सकते। उसके अलावा 21 स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें से कहीं भी आप लिस्टिंग करा सकते हैं और अपनी सिक्योरिटीज़ सेल कर सकते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई। तो EIPO इलेक्ट्रॉनिक तरीका है न्यू सिक्योरिटीज़ को बेचने का, जो सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज ने आपको फैसिलिटी दी है कि आप ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू अपनी न्यू सिक्योरिटीज़ भी बेच सकते हैं। इसके लिए कंपनी को बस 2 काम करने हैं। एक तो रजिस्टर्ड ब्रोकर ढूंढना है जो कंपनी के बिहाफ पे एप्लीकेशन रिसीव करेगा लोगों की और ऑर्डर प्लेस कर देगा, और इसके अलावा कंपनी को अपनी उन सिक्योरिटीज़ का जो बेचने वाली है लिस्टिंग करानी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज पे, मगर उस स्टॉक एक्सचेंज पे होनी चाहिए जिसमें हमने पहले अपनी सिक्योरिटियाँ सेल नहीं करी थी। इतना क्लियर हो गया। राइट इशू क्लियर हो गया। राइट इशू क्या था कि कंपनी जब भी शेयर इशू करेगी पहले एग्जिस्टिंग वालों को पूछ ले, फिर न्यू को पूछे।
ये उनका प्रीएम्प्टिव राइट है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगी तो वो अपना कंट्रोल खो सकते हैं। और EIPO आपका क्या था कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन मेथड से भी न्यू सिक्योरिटी सेल हो सकती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। दोनों क्लियर हो गए। तो यहाँ पर आपके जो 5 मेथड थे न्यू सिक्योरिटीज़ को मार्केट में फ्लोट कराने के, यहाँ पर वो एंड हो जाते हैं और यहाँ पर आपका प्राइमरी मार्केट भी एंड हो जाता है। इसके बाद हम करेंगे सेकेंडरी मार्केट। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पर आपको पता है सेकेंड हैंड सिक्योरिटी सेल परचेज होती हैं। प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज़ हो रही थी, वहाँ पर सेकेंड हैंड सिक्योरिटी सेल परचेज होंगी। इतना क्लियर हो गया? कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू, जय हिंद।